स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। बंगाल में आज असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलाने जंग कर दिया है। टीम एम के सहारे मुसलमान वोटों का जुगाड़ कर लिया है। पश्चिम बंगाल में आज हैदराबाद वाले भाईजान मुसलमानों के बड़े भाई बन गए हैं। बिहार और महाराष्ट्र में मिली सफलता के बाद ओवैसी का अगला टारगेट बंगाल है और यहां ओवैसी को हुमायूं कबीर का साथ और बाबरी का मुद्दा दोनों मिल गया है। बिहार में मुस्लिम लीडरशिप का दांव खेलकर तेजस्वी का खेल बिगाड़ने वाले ओवैसी बंगाल में भी फ्रंट लाइन में मुसलमान लीडरशिप खड़ी करने का फॉर्मूला लेकर आए हैं। ओवैसी ने हुमायूं के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। साथ ही ममता पर मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करने का बड़ा आरोप लगा दिया है। ओवैसी ने साफ साफ कहा कि अब ईद पर मस्जिद जाने से काम नहीं चलेगा, मुसलमानों को नेतृत्व देना होगा। मुसलमानों का वोट अब मुसलमान को ही मिलेगा। ओवैसी ने आज मुस्लिम वोट बैंक के लिए खुद को एक नया विकल्प बताया। बंगाल में अभी तक मुसलमानों का एक मुश्त वोट दीदी की झोली में जाता रहा है, लेकिन अब ओवैसी उसमें डेंट की तैयारी कर रहे हैं। अब तक ओवैसी को बी टीम कहा जाता था। आज ओवैसी ने खुद बताया कि वो किस टीम में है। ओवैसी ने आज एलानिया तौर पर कहा कि सारे मुसलमानों की एक ही टीम है और वो है उनकी टीम एम। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जहां भी मुस्लिम आबादी 50% या उससे ज्यादा होती है वहां ओवैसी जीत जाते हैं। बंगाल में तो ऐसी 43 सीटें हैं। वहीं जहां मुस्लिम आबादी 20% से 50% है वहां ओवैसी मुस्लिम वोटों का बड़ा बिखराव कर देते हैं। बंगाल में ऐसी 78 सीटें हैं। ओवैसी का ट्रैक रिकॉर्ड और ये आंकड़े ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी जहां भी जा रही हैं सभी धर्मों की बात कर रही हैं, सभी जातियों की बात कर रही हैं। आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज से लेकर ईसाई धर्म तक के कार्यक्रम में जाकर ममता बनर्जी चौथे टर्म की आस खंगाल रही हैं। उनके सबसे बड़े वोट बैंक के बीच ओवैसी खड़े हो गए हैं और हिंदू वोटों के बिखराव के बीच बीजेपी खड़ी हो गई है। सवाल है कि दीदी करें तो क्या करें। सवाल यह कि ममता बनर्जी के पास रास्ते क्या बचते हैं और सवाल यह भी कि ओवैसी की एंट्री से किसका खेल बिगड़ेगा, किसका बनेगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं ओवैसी ने कैसे सीधे ममता बनर्जी को टारगेट पर लिया। पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था किसके साथ बैठ के डोकला खा रहे थे, किसके साथ खा रहे थे? कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में। आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, दिल्ली एसआईआर की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, उठाकर देखिए 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलाने जंग कर दिया है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मौमिता चक्रवर्ती, राजनैतिक विश्लेषक, अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी, डॉक्टर एमएच खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और इमरान सोलंकी, अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल एआईएमआईएम के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मुसलमान के बड़े भाई पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी बन गए हैं, ऐलाने जंग कर दिया है। ऐसा तो नहीं कि आपका बना बनाया खेल ओवैसी बिगाड़ देंगे बंगाल में? नहीं, हमारा खेल क्या बिगाड़ेंगे। ओवैसी जी एक राजनीतिक पार्टी है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं उनको अधिकार है, लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो वो लड़े, कौन मना करता है। मगर विषय क्या है? विषय वो कह रहे हैं क्या हमारा संविधान ये अलाउ करता है क्या कि आप किसी धर्म के नाम पर वोट मांगे, किसी जाति के नाम पर वोट मांगे। अगर पश्चिम बंगाल हो चाहे पूरे देश के अंदर में हो, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी बोलती है हिंदू खतरे में है, अभी एक भाई बोल रहे हैं मुसलमान खतरे में है। तो देखिए देश का क्या ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम और हम जो है टीएमसी मतलब टेंपल, मॉस्क और चर्च, हम तो सर्वधर्म की बात करते हैं। हमारा देश का जो संविधान है वो कहता है सर्वधर्म समभाव की बात करता है। महात्मा गांधी के विचारों पर हम चलते हैं, हम नाथूराम गोडसे या जिन्ना के विचारों पर नहीं चलते हैं। आपको एक चीज और बताता हूं, पिछले 30 सालों में
पिछले 30 सालों में, आज 2026 है, 1996 से लेके आज तक मुझे बताइए कौन सा व्यक्ति, कौन सा प्रधानमंत्री पाकिस्तान की धरती पर गया? मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का या किसी और पार्टी का गया, भारतीय जनता पार्टी का गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको जाकर जिन्ना की बाजार पर क्या कहा सबको पता है। सबको पता है कि जिन्नाबाद स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बेकार में आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। आज तो आप पाकिस्तान की एंट्री करवा रहे हैं बंगाल के चुनाव में, कुछ तो गड़बड़ है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। विकास की बात करने वाले, सब धर्मों की बात करने वाले, आज पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। लग रहा है ओवैसी की एंट्री ने कुछ तो धक्का दिया है आपको। नहीं, आप फिर वही नैरेटिव किन्होंने लाया है? देखिए, पिछले चुनाव में भी आईएसएफ बोल के ये प्रयोगशाला है आरएसएस की प्रयोगशाला से ऐसे लोग आते रहते हैं। जिन्ना की तरह से आए थे, पहले आए थे आईएसएफ के लोग। अभी ये ओवैसी साहब है, हुमायूं कबीर है, वो भी भाजपा से ही आए हुए हैं। 2019 में भाजपा से लोकसभा का संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं, मगर उसके बाद में ममता बनर्जी के विचारों को उन्होंने समर्थन किया। हमारी नेत्री कहती है धर्म अपना अपना उत्सव सबका। पश्चिम बंगाल में रहने वाले जो 10 करोड़ बंगाली है, हम उनकी बात करते हैं। अच्छा, अभी ओवैसी जी एक वीडियो में आपके, लेकिन मुझे अच्छा लगा जानकर सर कि अभी भी इतना राजनीतिक सद्भाव सबके अंदर है कि जिसको आप आरएसएस की टीम या बीजेपी की टीम बता रहे हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वो इंडिया अलायंस की मदद करने लगते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर। जो मदद करता है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार होते हैं। अगर एक दो सांसद इनके या विधायक कहीं से जीत कर आ जाते हैं तो उनको पता है उनकी कुछ चक्री चलनी नहीं है यहाँ पर, तो वो क्या करेंगे? कहीं जहां रूलिंग पार्टी है उनके साथ सर, जो सत्तारूढ़, सर जिसकी टीम आप बता रहे हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी, अगर वहां भी काम नहीं चलेगा और विपक्ष का सहारा लेना पड़ेगा इनको, तो खास टीम है इनकी बी टीम। नहीं, मुझे एक बात बताइए, उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा किसने दे रखी है? अमित शाह जी ने दे रखी है। अमित शाह जी ने उनको सुरक्षा दे रखी है ना। जो व्यक्ति इस देश में बाबर के नाम पर मस्जिद बना रहा है और ये लोग बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद ममता बनर्जी की सरकार में बन रही है और उसको सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह देते हैं, ये तो दोहरा मापदंड है। अच्छा, चले, यानी आप चुनौती नहीं मानते ना, आप कोई चैलेंजर नहीं मानते ना ओवैसी साहब को? हमारे लिए चुनौती अभी महंगाई है, जो गैस सिलेंडर, पेट्रोल। चले इमरान सोलंकी जी, आप बेशक अपने आप को बड़ा भाई बताएं, आप टीम एम बताएं, आप मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बताएं, आप पश्चिम बंगाल में चैलेंजर नहीं है, ये एलानिया तौर पर टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं और टीएमसी के नेता भी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप मुझे बताइए, तेजस्वी यादव से मिलना चाहिए इनको जाकर एक बार। बिहार में 6 सीट मांग रहे थे मैडम, नहीं दिए 6 सीट, हम जीत दिए 5 सीट। अब जो उसको चरमपंथी तेजस्वी यादव बोले थे उसके पार्टी जगह अफ्तार की पार्टी हमारी है, माइम की पार्टी ऑफिस में जाकर, और किसने साथ दिया? जब हम इनका साथ देते तो हम चरमपंथी नहीं होते। जब हम इनके लिए बात करते हम चरमपंथी नहीं होते हैं, जब इनको जरूरत पड़ती हम चरमपंथी नहीं होते हैं। अब इन्होंने एक बात कही कि हम आरएसएस के बाद इशारे में काम कर रहे हैं। सर, आपकी ममता बनर्जी नेत्री है, मुख्यमंत्री सीएम साहिबा, जिन्होंने कहा था कि आरएसएस है तो खराब छिलो ना, इतना खराब नहीं थी आरएसएस। याद है सर आपको या भूल गए? सर याद है ना आपको, किसने कहा था? अरे भाई, आरएसएस के लोग, कुछ लोग अच्छे थे, ये कल कहना आरएसएस में अच्छे लोग हैं। सर अगर आप बंगाली नहीं समझते तो मैं समझा सकता हूँ आपको। जो बोलते हैं इस देश में, अगर आप बंगाली नहीं, मैं बंगाली समझा सकता हूँ मैं आपको, मैं बंगाल में रहता हूँ, सब भाई है। आरएसएस अगर आप बंगाली नहीं समझते था मैं समझा देता हूँ आपको, के हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आरएसएस को खराब छिलो ना। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी किसने लेकर आया था बंगाल में? बनर्जी भी कट्टरपंथी अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ किसने लेकर आया था बंगाल में? चिंटू है। अच्छा, रुक जाए ना, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी एक एक करके बात करते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी एक एक करके बात करते हैं। आप बिल्कुल, आप काउंटर कर लीजिएगा, बोले। बीजेपी का हाथ पकड़ किसने लेकर आया था एनडीए को बंगाल में? बता दीजिए इस बात के बारे में। वो ठीक है, उससे क्या है, लोकतंत्र है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता नहीं हुए, उन्होंने डिप्लोमेटिक रिप्लाई की, डिप्लोमेसी के साथ चले, वो सबको लेकर चले। उन्होंने नहीं कहा कि कब्रिस्तान और अभी आपको सूट नहीं करता बीजेपी, इसलिए बोल रहे हैं। सर सुनिए, अहंकार में तेजस्वी यादव डूब गए, आप भी डूब जाएंगे। अच्छा, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जब आपको मैटर ही नहीं करता, एक सेकंड रुके इमरान सोलंकी जी, इमरान सोलंकी जी, जब आपको मैटर ही नहीं करता, आपको वो चैलेंजर ही नहीं लगते, तो कहने दीजिए ना जो कह रहे हैं। क्यों आप बात में बीच में इनको टोक रहे हैं? बोलने दीजिए, जब ये मैटर ही नहीं करते, आपके लिए कुछ है ही नहीं, तो रखने दीजिए ना अपनी बात, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? बोले इमरान जी। वही बोल रहा हूँ मैडम, जब इनको पता आरएसएस की टीम हमें काम में लगा रही है, तो ममता बनर्जी खुद आरएसएस के साथ में थी, बीजेपी के साथ में थी, तो इनको तकलीफ नहीं हुई थी।
अभी इनको मुस्लिम वोट की राजनीति करनी है, मुसलमानों के लिए एक काम भी नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में रहने वाले सर पुरोहित जी एक बात बताइए मुझे, बांग्ला भाषा बोलने वाले वोटरों की सवाल कर रहा हूँ, हमें मुसलमान फिर बोल रहे सर, सर मैडम ये थम्स अप है मैडम, इस देश में नहीं है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले मैडम ये लोगों की कुछ आवश्यकता नहीं है। अरे आप बोलने तो दे लोग स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, कि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आप अपनी बातों को स्वयं ही काउंटर कर रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा ये आपको मैटर नहीं करते, आपके लिए चैलेंजर है नहीं। अभी वो एक लाइन बोलते हैं, आप बीच में आ जाते हैं उनको काउंटर करने के लिए। थोड़ा सा इत्मीनान रखें, उनको बोलने तो दें। इमरान सोलंकी जी क्यों नहीं तारीफ, इनको तकलीफ होगी भाई, आप इनके वोट बैंक पर निशाना लगाकर बैठे हैं, आप एलानिया तौर पर मुसलमान वोट को अपनी झोली में लाने की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं तकलीफ होगी भाई स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को? मुसलमान वोट पे इनकी किसी की मुसलमान वोट किसी की जागीर तो नहीं है ना मैडम, तो आपकी भी टीएमसी नहीं को है ना? मिलेगा, कांग्रेस को नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने कब कहा, हमसे सब असद साहब ने बोला हम एमटी में, जब सवाल किया गया कि बीजेपी, मैडम फिर ये बोल रहे हैं अमित शाह जी पुरोहित जी जब प्लीज बीजेपी मुझे की आपकी आवाज मीटिंग डाउन में- करानी पड़ेगी। हाँ बोलें सोलंकी जी बोलें। जब बीजेपी की बी टीम बोला गया, सवाल किया तो जवाब देगा मैं एमटी में। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी कभी नहीं बोला मुसलमानों के नेता है, दलितों के, मतवा समाज के, आदिवासी के, मुसलमानों के, सबके नेता है, और जो बैकवर्ड क्लास उनके नेता है। आज जो हालात है हमारे बंगाल में, आप चल के देखिए मैडम, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर में स्कूल नहीं है बच्चों के लिए अच्छे। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, बीरभूम में करीब करीब 30 लाख जो माइग्रेंट वर्कर्स है हमारे। मुर्शिदाबाद में पुरोहित जी, मुर्शिदाबाद में सागर दीघी में एक पावर प्लांट है जिसमें 15,000 उड़ीसा के लोग काम करते हैं, ठीक। बट हमारे बंगाल के वर्कर जाते हैं बंगाल के काम, उड़ीसा में काम करने के लिए, तो उनको मार कर पीटा और देखिए अब इमरान सोलंकी जी, आप भी सबकी पार्टी हैं, लेकिन आपको भी वही इलाके जबानी याद हैं जो इलाके मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, आपको भी तो वही इलाके मुंह जबानी याद है ना जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इमरान सोलंकी जी, तो अगर सीधे सीधे मुसलमानों का वोट चाहिए तो कहिए ना सर, डंके की चोट पर इतना काहे घबराने लगते हैं, इतना क्यों परेशान होने लगते हैं? मैडम जो भूखा है हम उसको खाना देने आए, ठीक। जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े देने आए, हाँ। जिसके पास रोजगार है उसको रोजगार देने आए। चलिए मुझे शिवम त्यागी जी को चर्चा में लाना, एक छोटा जवाब दे दें पुरोहित जी, चूंकि आप बार बार बीच में बोल रहे थे। भाई आपने बंगाल के मुसलमानों को भूखा रख रखा है, उनको कपड़े आप नहीं देते, उनको डेवलपमेंट आप नहीं पहुंचाते, इसलिए इनकी जरूरत है। कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, स्वास्थ्य साथी, ये जो सरकारी 94-95 प्रकल्प चलते हैं, ये क्या जाति धर्म और देख करके चलते हैं क्या? अभी 84 लाख युवाओं को मैंने खुद ने कैंप लगाया एक विधानसभा में, और उस विधानसभा में करीबन 35% से ज्यादा मुस्लिम भाई है, और युवाएं बच्चियां आकर के उन्होंने फॉर्म भरा है और ममता दीदी को धन्यवाद दिया है। 30% मुसलमानों को नौकरी देते, आपने वोट लिया, आप परेशान हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप लोग घबराए हुए हैं। वक्फ बोर्ड में क्या किया आप लोगों ने, बताइए मुझे। आप नहीं दिखेंगे, आपने वक्फ बोर्ड में क्या किया? 4 मई के बाद टिया पाकी की तरह उड़ जाएंगे, तब आपको क्लोजिंग याद रखिए बिहार के चुनाव 14 नवंबर याद रखिए सर। आप जो गरीब 14 नवंबर याद रखिए सर, उनको दीजिए मदद। 14 नवंबर याद रखिए सर। कौन रोक थोड़ा रहा है? अहंकार कम कर लीजिए पुरोहित जी। भाई पुरोहित जी आपको बिहार दिखा रहे हैं, आप देखना नहीं चाह रहे। बिहार देखकर थोड़ी सी आंखें खोल लीजिए। बी टीम सी टीम बताने में कुछ नहीं रखा, बी टीम सी टीम जिनको आप बताते हैं आखिर में उनका समर्थन लेना पड़ता है। खैर मैं शिवम त्यागी जी को चर्चा में लेकर आ रही हूँ। शिवम त्यागी जी, जो बहस चल रही है, इस बहस को देखकर सबसे ज्यादा मुस्कुराहट और सबसे ज्यादा संतोष आप ही के चेहरे पर है। ये जितना लड़ेंगे उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा पश्चिम बंगाल में। आपका काम आसान कर दिया क्या ओवैसी साहब ने? नहीं प्राची जी, मैं तो लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ। मैं तो हिंदू होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस डिबेट में हूँ क्यों, और मुझे तो देखकर ऐसा भी लग रहा है कि ये हिंदू वोट देते क्यों ऐसी पार्टियों को जिनका ये हाल है। ऐसा लग रहा है कि शिवम त्यागी ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है, इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये बंगाल की खाड़ी से पार करके सारे हिंदुओं को या तो उधर भेज देंगे या इधर भेज देंगे। मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों को देखते हुए, मुस्लिमों के बारे में स्कीमें होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्या करे भैया, प्लीज बीच में नहीं, क्या करे भैया, हिमालय पे चले जाएं क्या हम अपना झोला उठाकर? गजब कहानी हो गई। मतलब आप मुझे एक चीज बताइए, एक कह रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप होनी चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी, पिछली बार जब हुई थी तो देश को बीच में से काट दिया था। अब हम और अफोर्ड कर नहीं सकते, और अब कांग्रेस रहनी गई है तो होने भी नहीं देंगे। दूसरी बात, मुस्लिमों का एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। एम्पावरमेंट नहीं, उन्होंने नेता कहा है। प्लीज मुझे, मैं आप इनको रोकिए ना, मैं इनके बीच में बोला, मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज बीच में एक एक करके बोलते हैं ना भाई। त्यागी जी ठीक है, लेकिन बाद में बोल लेना भाई, कोई बात नहीं, प्यार से बात करते हैं ना, लड़ना जरूरी थोड़ी ना।
नहीं, मैं लड़ भी नहीं हूं सर। मैं अरे बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, अगर लड़ना भी अब वर्ल्ड नहीं वर्ल्ड वाइड नहीं अच्छी बात है। इतने प्यार से अगर आप दोनों बात करेंगे ना तो फिर शक हो जाएगा स्वयं प्रकाश वर्ल्ड वाइड वैसे भी लड़ने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जिसको आजकल लड़ना हो ईरान चले जाओ, वहां लड़ो, तलवारें उठा लो, यहाँ प्यार से बात करते हैं। बात करेंगे ना। एक सेकंड इमरान सोलंकी जी प्लीज, मुझे फीडर डाउन करवाना पड़ेगा सर। एक एक करके बात करते हैं ना। मैं कह रही हूँ इतने प्यार से आप लोग बात करेंगे तो शक हो जाएगा फिर से पुरोहित जी को और एमएच खान साहब को कि भाई कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच में। ईरान के शुक्रिया में सजदे आप पढ़िए, हम हिंदुस्तान के लिए पढ़ेंगे, किसी और के लिए नहीं। थैंक यू। अब आगे आते हैं। एक चीज बड़ी प्रैक्टिकल। अरे फिर रुकिए ना भाई, अरे रुकिए ना भाई, प्लीज आप इनको रोकिए। मैं लाभ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आया था यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता से डिबेट करने, यहाँ ईरान का प्रवक्ता लाकर बिठा दिया आपने। रुको भाई, ऐसे कैसे बात है? भाषा तो आपकी हिंदुस्तानी लग रही है तो बोलने दो मेरे को। थैंक यू। अब मैं आ गया। अरे रुक जाओ ना भैया। सोलंकी जी आपको बड़ी दिक्कत हो रही थी जब पुरोहित जी आपके बीच में बोल रहे थे। आवाज डाउन बात हो गई। ऐसे नहीं मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इतना याद है जितना स्ट्रेट ऑफ बंगाल याद नहीं है चुनाव में भी। गजब बात हो गई। खैर अब मैं आगे आता हूं। देखिए प्रैक्टिकल सी बात है, जिस तरीके से मुस्लिम किया जा रहा है पूरे चुनाव में, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे हुमायूं कबीर हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों एक ही साथ है। मैं प्रूव करता हूं कैसे। यहां पर जो है वरुण पुरोहित कह रहा हूं, जो हमारे जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा हाँ टीएमसी की फुल फॉर्म बताई। भैया इंडिया टीवी के दर्शकों और मैं तो इंटरनेट के लोगों से भी कहना चाहता हूं, टीएमसी की एक फुल फॉर्म और होती है, प्लीज मत बोलने दीजिए। दूसरा एक और भी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि ये तो धर्म की राजनीति करते हैं। ये बयान किसका है जरा बताना, कि जो गाय दूध देती है उसकी लात भी सहनी पड़ती है। मुझे जरा ये बताओ, रामनवमी में जो हमारा जुलूस निकलता है उसको परमिशन हर बार, प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मेरा निवेदन है। हर बार जब हमें रामनवमी का जुलूस निकालना पड़ता है तो उसके लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? हर बार अगर हमें हनुमान जयंती का जुलूस निकालना पड़ता है तो उसके लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? हर बार अगर हम बात करते हैं कि हमें वहां पर दुर्गा पूजा करनी है तो उसके लिए टाइमिंग मैनेज क्यों करनी पड़ती है? हर बार रूट क्यों सैनिटाइज कराना पड़ता है? मैं प्राची जी 10 मिनट में किसी के बीच में नहीं बोला, प्लीज दिस इज रॉन्ग। रुक जाओ भाई, आवाज डाउन। और आप ध्यान हमें दे रहे हैं। अरे मैंने आप सारा नोट कर लीजिए। मैं ऐसे भी तो नोट ही तो कर रहा था। अरे मैं बंगाल में नहीं, मेरा नाम नहीं, मैं मान रहा हूं, प्लीज आप रुकिए ना। हाँ ठीक। अरे प्लीज स्वयं प्रकाश जी, अगर नाम स्वयं है इसका यह मतलब नहीं है कि डिबेट में स्वयं को ही बोलना होता है, दूसरे को मौका ही नहीं देना। रुकिए ना जरा प्लीज। और दूसरी एक और बात है, मेरा नाम शिवम त्यागी देखकर इतना भड़किए मत। मैं हिंदू जरूर हूं लेकिन हूं नोएडा में, सेफ हूं। आप मेरा गला नहीं दबा सकते यहां, तो रुक जाइए प्लीज, बोलने दीजिए। अब एक और चीज पर आता हूं। इन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि हमारे यहां तो देखिए सब धर्मों की बात होती है, सारे प्रोसेशन हमारे रोके जाएं, सारे जलसे हमारे रोके जाएं, सारे जुलूस हमारे रोके जाएं, उसके लिए कोर्ट हमें जाना पड़े। दुधारू गाय आपके लिए मुस्लिम्स हो गए, मुस्लिमों की आप बात करेंगे। और ये ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री हैं, प्लीज आप इनको रोक दीजिए भाई, ये तो कमाल हो गया। मैं भी ऐसे ही करना शुरू कर दूंगा। थैंक यू। और ये प्लीज ये आवाज डाउन। ये इन्होंने एक और चीज कही, ये हुमायूं कबीर तो भाजपा का आदमी है, ये इनके पूर्व मंत्री हैं चंद्रनाथ सिन्हा, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहते हैं वो तो उत्तर भारत के भगवान है। यानी कि आपके भगवान कौन है? बाबर। यानी कि बाबर का समर्थन किसका है? टीएमसी का। मतलब हमारे तो भगवान है, पूरे देश के दुनिया के भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लेकिन आपके भगवान तो है ही नहीं वो। फिर ये बताइए ना, आप कैसे अलग हैं? ये मुसलमान करते हैं तो आप भी तो दिन रात हिंदू करते हैं ना। आप भी तो दिन रात ही बताते हैं ना कि ममता आ गई तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा, ममता आ गई तो हिंदुओं का जीना भारी हो जाएगा। आप भी तो यही कहते हैं ना पश्चिम बंगाल में। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात हिंदू करने की है, हम एक चीज कहते हैं कि पीड़ित पक्ष का ही तो सवाल किया जाएगा ना। वो पीड़ित पक्ष है वहां। कैसे है पीड़ित पक्ष वहां? अब आप मुझे एक चीज बताइए। हाँ। दिल्ली में हो या फिर कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, क्या कोई शोभा यात्रा निकालने की परमिशन लेने के लिए हर बार हाईकोर्ट जाना पड़ता है क्या? किसी भी दुर्गा पूजा के लिए अगर हमें वहां पर जो है जाना पड़ता है तो उसके लिए क्या हाई कोर्ट जाना पड़ता है या लोअर कोर्ट जाना पड़ता है क्या? क्या हर बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि अगर दुर्गा पूजा और रमजान या फिर ईद एक साथ बन रही है तो ईद को अपने टाइम पर मनाइए, इसके अलावा जो है शोभा यात्रा थोड़ा बाद में हो सकती है, विसर्जन थोड़ा बाद में हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा क्यों है कि हर बार पोस्टपोल हिंसा में? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जितने भी चुनाव हुए, प्लीज आप रुकिए ना, जितने भी चुनाव हुए सारे चुनाव में अगर पलायन हुआ पोस्टपोल हिंसा में वो सिर्फ हिंदुओं का हुआ, मुसलमानों का तो नहीं होता। पीड़ित है भाई हम वहां पर। पुरोहित जी बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, फिर अन्य मेहमान भी हैं। सुन लीजिए पुरोहित। हाँ फेल तो हो चुकी, मैं कह रहा हूं टीएमसी फेल हो चुकी, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। एक मिनट रुकिए, बस मुझे इस बात का जवाब दें। जो शिवम त्यागी जी ने अभी मुद्दा उठाया कि हिंदुओं की कोई भी त्योहार हो या शोभा यात्रा अगर उनको निकालनी हो तो बार बार कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? क्या सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि एक पक्ष को कम से कम इतना मौका तो दे कि अपने त्योहारों को खुलकर मना सके?
देखिए, दुर्गा पूजा कमेटियां जब दुर्गा पूजा कमेटियों को 1,10,000 रुपया जब हमारी सरकार देती है, तब यही शिवम त्यागी के नेता शुभेंदु अधिकारी विरोध करते हैं और कोर्ट जाते हैं कि क्यों ममता बनर्जी, लाखों करोड़ों लोग जब धरती पर जब बंगाल के रस्तों पे उतरती है और शांतिप्रिय तरीके से मनाया जाता है, फिर इधर उधर कर रहे हैं। नहीं, बहकाइए मत। ये हर बार हमें क्यों जाना पड़ता है? हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ता है, बताइए आप? किसने कहा? हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? प्रभु के हमें क्यों कोर्ट जाना पड़ता है, बताइए? हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? हर त्योहार मनाने हिंदू को कोर्ट क्यों जाना है? वो नॉर्मल भी हो सकता है भाई, प्यार से हमें जगह दे दीजिए, हम त्योहार नहीं मना सकते और तो बात छोड़िए। क्यों ऐसा है कि हर बार चुनाव की हिंसा के बाद हिंदू ही पलायन करते हैं? क्यों ऐसा है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, इन सब जमाओं से जितने भी हिंदू हैं वही पलायन कर रहे हैं? ऐसा क्यों है भाई, बताइए? सीधा जवाब दीजिए, घुमाइए मत इधर उधर। आपत्ति होगी? आप प्रसाद को हराम बोलते हैं, आपके नेता प्रसाद को हराम बोलते हैं, जवाब नहीं देना, आपको टिप्पणी कर रहे हैं, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना भाई। वो नाराज हैं चूंकि ओवैसी साहब को आपने लाकर खड़ा कर दिया। रुके एक सेकंड, अच्छा, ओवैसी साहब को हमने लाकर खड़ा कर दिया भाई, उनका आरोप तो है। पुरोहित जी रुक जाए, 10 सेकंड और। बड़ी विडंबना है भैया, बड़ी विडंबना है। ओवैसी जी, 10 सेकंड का दे दीजिए, उसके बाद मैं चला, उसके बाद आप चले जाइए। 10 सेकंड दे दीजिए। बस एक चीज कहना, हमारे ओवैसी जी कैसे हो गए? अभी पिछले दिनों पता चला मुझे कि बिहार के चुनाव के समय पटका, नहीं प्लीज बीच में नहीं सर, एक एक करके डिबेट कर लेते हैं ना, क्या फायदा? डिबेट खराब कर रहे हैं, प्लीज एक एक करके डिबेट कर लेते हैं, लाभ नहीं है इस बात में। डाउन रखें जब प्लीज, तक। थैंक यू। देखिए एक चीज बताइए, हमारे ओवैसी जी कैसे हुए? प्लीज भैया रुक जाओ, लड़ना जरूरी है। थैंक यू। हम हमारे ओवैसी जी कैसे हो गए? बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी जी परमानेंट एक शॉल और एक बुके लेकर घूम रहे थे कि तेजस्वी जी बुला ले तो मैं तुरंत उनके गले में जाके डाल दूं। जब राज्यसभा की बात आई और अमरिंदर सिंह धारी को वोट देने की बात आई, जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थे राज्यसभा में, 5 की 5 वोट उनकी तरफ गए। हमारे कैसे हो गए भाई? ममिता जी आप मुझे बताएं, पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान वाली पिच पर ही लड़ा जाएगा क्या? ओवैसी साहब आ गए, किसको नुकसान पहुंचाएंगे वो इन चुनावों में? प्राची, सबसे पहले मैं टीएमसी की प्रवक्ता को एक जवाब देके आपकी बात पे आऊं क्या? हाँ बिल्कुल, बोले। मैं जवाब देना चाहती हूँ जी। उन्होंने अभी कुछ देर पहले कह रहे थे ना कि अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ गए थे, और उनको शायद पता नहीं है, उन्होंने भूल गए हैं कि एक बार जब प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने क्या कहा था कि भारत में जितने सारे एसेट है उनके ऊपर सबसे पहला हक होगा मुस्लिम समुदाय के ऊपर। तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरी बात यह है, मणिशंकर आयर कांग्रेस से पाकिस्तान जाके उनके इंटेलिजेंस अथॉरिटी की मदद मांगे थे मोदी सरकार को हटाने के लिए, तब इन लोगों ने चुप्पी मार के बैठे थे, और ये अभी आए हैं बड़े बड़े बात करने के लिए। और तीसरी बात, ये राहुल गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी लंदन जाके क्या कहा था? इंडिया डेमोक्रेसी इज डेड, और वही मुद्दा उठा के चाइना एंड बाकी बहुत सारे देश इंडिया के खिलाफ जाकर बात करते हैं। इन लोगों से ये बात शोभा नहीं देता है। और अब आती हूँ आपकी सवाल पे। हाँ, बंगाल में अभी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के ऊपर ही इस बार चुनाव होगा, क्योंकि यहाँ पे। अरे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी रुक जाए, एक सेकंड रुके, एक सेकंड की गलत फहमी में है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, वो गलत फहमी दूर कर देती हूँ। सर सुबह अभी जब से डिबेट शुरू हुआ है ना, तब से लेकर अब तक देखिएगा आप ही बोल रहे हैं तब से लगातार, तो ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए और ये बताना बंद कर दीजिए कि वो सारी साजिशें इस दुनिया की आप ही के खिलाफ होती हैं। अरे एआईएमआईएम अगर चुनाव लड़ेगी तो वो डिबेट में आएगी और वो आपसे सवाल पूछेगी, आपको मिर्ची लगे तो लगा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। आप थोड़ी आवाज उनकी डाउन रखें। बोले मोमिता जी। देखिए, मैं आपको आज यहाँ पे बैठ के बताती हूँ, भगवान करे ये दिन हमको देखने को ना मिले। अगर बंगाल में किसी भी हाल में, बहुत बुरा हाल भी अगर हो जाए ना, कहीं पे भी अगर वहां पे हंग असेंबली हो जाता है, प्राची जी मैं आपको आज यहाँ पे बैठ के बताती हूँ, यही सोलंकी जी और पुरोहित जी तब इन्होंने गाना गाएंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि तब एक दूसरे के पास जाना है। ये बात किसी ने नहीं कहा अभी तक। मैं सारी बातें लोगों की सुन रही थी और एक भी टिप्पणी नहीं की, पर मैं ये बोलने के लिए मैं मजबूर हूँ। मतलब ये आई एम कंपेल्ड टू से दिस, यही होगा तब। और एक बात मैं आपको कहती हूँ कि ये जो अम्ब्रेला पॉलिटिक्स का जो मॉडल ममता दीदी ने चालू किया है बंगला में, तो यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज को ये लग रहा है कि शायद हमारी रिप्रेजेंटेशन वहां पे हो रही है, पर ये गलत है। क्या है कि ये अम्ब्रेला अभी इतना बड़ा हो गया ना इधर की, उसके ही अंदर मल्टीपल जो पावर सेंटर डेवलपमेंट है वो हो चुका है। तो अब क्या है कि अब यही सिचुएशन बिल्कुल कांग्रेस का बिग टेंट जो पॉलिटिक्स उसके तरह हो गया है। अब अगर आप मुझे पूछते हैं कि क्यों, मैं बताती हूँ कि जहां हर कोई टेंट के अंदर आ जाता है, पर धीरे धीरे वही टेंट के बीच में ना क्या होता है कि बहुत सारे डिवीजन हो जाता है, खुद का एक पॉलिटिकल ग्रुप। तो बंगाल में भी यही बन चुका है। अच्छा ठीक है एमएच खान जी, ठीक है एमएच खान जी,
यहाँ मुस्लिम लीडरशिप की अगर बात हो रही है या ओवैसी अगर आकर कह रहे हैं कि मुसलमान जो प्रताड़ित है, जो मुसलमान नाराज है या जितने भी पीड़ित वर्ग हैं वो हमारे साथ आ जाएं, तो ये तो उनका अधिकार है ना, वो चैलेंजर बनने तो लड़ने दीजिए, और मजा आएगा लड़ाई में। आप भी तो इनके साथ लगे हुए हैं ना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, निर्दलीय लोग नहीं लड़ते हैं चुनाव, क्या निर्दलीय भी लड़ते हैं। लेकिन जो वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने सभी समाज के लिए काम अच्छा किया है और मेरा मानना है कि ममता बनर्जी फिर दोबारा वहां मुख्यमंत्री बनेंगी। ये आप चाहे जितना लड़ लीजिए, चाहे जितना कुछ कर लीजिए। कौन मुख्यमंत्री बोलते हैं, मुझे जरा बताइए सर। गंदा धर्म हिंदू धर्म को वो खुद हिंदुओं के बोलते हैं कि हिंदू धर्म से गंदा। ममिता बोलने दीजिए, एक मिनट ममिता, 1 मिनट उनको बोलने दीजिए। ये सवाल मैं पूछ, हाँ ठीक है भाई। एमएच खान जी को ऐसा लग रहा है, उनको कॉन्फिडेंस है कि ममता दीदी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी, तो उनको कम से कम अपने कॉन्फिडेंस में रहने तो दीजिए। बोले एमएच खान जी, बोले, आधार बताइए अपना। देखिए ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में संविधान लागू होता है। किसी की आवाज को आप दबा नहीं सकते। मैं चुपचाप आपकी डिबेट पर किसी को बारे में किसी में नहीं कुछ बोला हूं मैं, तो अब मुझे बोलने दिया जाए। बोले सर, बोले, कोई नहीं दबा रहा। और इस तरह से बात हमको लगता है तो आपको क्यों नहीं लगता है साहब? आप दूसरी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ हर वक्त हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। क्या संभल में क्या हुआ? संभल में सीओ ने कहा, इंस्पेक्टर ने कहा कि 5-5 आदमी ईद की नमाज पढ़ेंगे, 5-5 आदमी। हाई कोर्ट गए वहां के लोग, और वहां जाने के बाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला उनको कि अगर आप कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दिए जाइए, घर में बैठिए। तो ये क्यों सामने बातें आती हैं? ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सारा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, एक दूसरे को लड़ाने का काम नहीं होना चाहिए। और ये इस चीज के समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सबका सम्मान होना चाहिए, सबका मान होना चाहिए। एक जाति वर्ग के विशेष की बात नहीं करनी चाहिए, एक जाति विशेष की बात नहीं करनी चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हो रहे गलत को देखकर आपको यूपी में हो रहे गलत की याद आई? आपने उत्तर प्रदेश के गलत को तो लाउड एंड क्लियर बोल दिया, जो आपकी नजर में गलत है, आपको संभल याद आ गया। लेकिन पश्चिम बंगाल का मुद्दा अगर उठाया शिवम त्यागी जी ने, तो एक बार तो बोल दीजिए ना हुजूर की ये गलत है। हम बात करेंगे वहां की सरकार से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर वो हो रहा है तो गलत हो रहा है, हम तो कह रहे हैं। अगर लेकिन ऐसा हमको नजर नहीं आ रहा कैसा हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो रहा भाई। संविधान क्या कहता है? मैं बता देती हूँ, संविधान क्या कहता है? ताजा अपडेट बता देती हूँ। अरे भाई, अभी हाई कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट, हमको बोलने देंगे, हमको बोलने दीजिए। तो आपको शायद पूरी जानकारी नहीं, मैं बता देती हूँ। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं बताती हूँ, ताजा अपडेट ये है कि वीएचपी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अरे तो आपके पास जानकारी नहीं है, मैं तो पहुंचाऊंगी नहीं। आपके पास जानकारी, आपको नहीं पता कि वीएचपी को जाना पड़ा कोर्ट में? आपको नहीं पता संभल पर जितनी बारीकी से नजर रख रहे हैं, जितनी नजर आप संभल पर रख रहे हैं, पश्चिम बंगाल पर भी रखिए। यही दिक्कत है ना एमएच खान साहब, यही दिक्कत है। संभल पर बोलने दूं तो बहुत अच्छा, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर बोलने के लिए बोल दूं तो आपको दिक्कत हो जाती है। लगते हैं पर्सनल आरोप लगाने के लिए। आवाज डाउन रखिए, एक सेकंड बस, मैं बीच में ले आऊं पहले आनंद जी को, उसके बाद आनंद जी रुक जाए, एमएच खान जी रुक जाए। ठीक है, कोई बात नहीं सर। अभी चूंकि समाजवादी पार्टी में आए तो संबल ज्यादा दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है मुझे। रुक जाए अभी। आनंद विजय जी, पश्चिम बंगाल का चुनाव या ओवैसी की एंट्री किसके लिए सबसे ज्यादा दुखदाई साबित होने वाली? जाहिर सी बात है, दुखदाई तो स्वयं पुरोहित जी की पार्टी के लिए होने वाला है। लेकिन प्राची जी, आज आपके शो में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। आप देखिए, कोई भी अपनी आइडेंटिटी तब बदलता है जब उसकी पुरानी आइडेंटिटी खतरे में रहती है। और आज आपके शो में स्वयं पुरोहित जी ने अपनी पार्टी की आइडेंटिटी बदल दी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को टेम्पल मॉस्क कल्चर बता दिया। तो ये क्यों हो रहा है? ये घबराहट क्या ओवैसी के आने से हो गई कि उनको टेम्पल के वोट भी चाहिए? पहले तो उनको टेम्पल नहीं याद आया। आज तक 2011 से जब से ममता बनर्जी आई हैं, तब से कभी उन्होंने टेम्पल और मॉस्क को एक साथ रख के देखने का प्रयास नहीं किया। आज जो आपके चैनल पे चल रहा है कि 100 सीटों पर मुसलमान वोटर्स हैं, उसमें सेंध लगने की आशंका से टेम्पल याद आने लगा क्या? ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी को बदलना राजनीतिक दलों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी पिछले दिनों से
थोड़े फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे रही हैं, और आज स्वयं पुरोहित जी ने उस फ्रस्ट्रेशन को सामने पूरे राष्ट्र के सामने रखते हुए कहा कि उनकी पार्टी का नाम टेम्पल मॉस्क पार्टी कल्चर है। तो अब कौन सा कल्चर टेम्पल का? भाई आपने आज तक टेम्पल के लिए क्या किया? आप कहेंगे कि टेम्पल बनवा दिया, जगन्नाथ जी का टेम्पल बनवा दिया, वहां ये कर दिया, भोले बाबा का टेम्पल बनवा रहे हैं। उससे नहीं होता। टेम्पल लोगों के दिलों में बनता है सर। आप लोगों के दिलों में टेम्पल बनाइए। सिर्फ ईंट गाड़े से बना हुआ टेम्पल एक प्रतीकात्मक पूजा स्थल बन सकता है, पर मंदिर अगर आपको बनाना है तो आप लोगों के दिलों में बनाइए। और आज आप लोगों ने मुसलमान अपीजमेंट के कारण पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को, पूरे हिंदुओं को दुखी कर दिया है। और जब ओवैसी साहब के आने के बाद आपको खतरा लगने लगा कि एम फैक्टर की एंट्री हो गई है यहाँ, और जिस प्रकार से मुसलमानों ने बिहार में ओवैसी साहब को सीमांचल प्रदेश में वोट दिया, उससे ऐसा अब खान साहब आप पर भी अच्छे भले आप बसपा में थे, एमएच खान नहीं बोलते थे, समाजवादी पार्टी में आने के बाद अनुराग भदौरिया से कंपटीशन हो गया आपका। ये ठीक बात नहीं है सर, थोड़ा चुप रहिए, अपनी अवस्था का ध्यान रखिए। तो मैं अब देखिए स्वयं पुरोहित जी भी नहीं बोल रहे हैं, आप एकदम चालू हो गए प्लीज। तो मैं प्राची जी ये कह रहा था कि बंगाल का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है, और जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद वहां बन रहा है, और जिस प्रकार से हुमायूं कबीर, अभी स्वयं पुरोहित जी कह रहे थे हुमायूं कबीर तो भाजपा के आदमी है। अरे आने के पहले तो आपके साथ ही थे सर, वो तो तृणमूल कांग्रेस के ही आदमी है, तो कैसे वो भाजपा के आदमी हो गए? तो थोड़ा तथ्य तो ठीक रखा करिए। अपने साथियों को छोड़ देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है स्वयं पुरोहित जी। साथियों को जब तक आप याद नहीं रखेंगे, जनता का ध्यान नहीं रखेंगे, आज आपको अचानक से सारे समुदायों की याद आने लगी। अभी रामनवमी आने वाली है ना, हो गया देखिएगा की सरकार क्या करेगी। ये किसी पिटी बात है। अरे सुनिए ना, क्या नई बात बोले? अच्छा नई बात बताइए, क्या बोले? नई बात तो ये थी कि नई बता, मैं बता देता हूं, मैं बता रही हूँ ना। एक सेकंड स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मेरे सवाल की तो गुंजाइश रख लीजिए, उसके बाद फिर अपनी जितनी बातें बोल रही हैं सबकी बातों का काउंटर कर लीजिएगा। नई बात तो ये है कि टीएमसी की नई फुल फॉर्म आपने मुझे बता दी। अब नई बात क्या बोले? बाबरी बन रही है तो बोलना पड़ेगा ना कि बाबरी बन रही है, उसकी चर्चा तो करनी पड़ेगी ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। दिक्कत क्यों है उस पर? आपके चैनल की हेडलाइन क्या है? देखिए आपका नैरेटिव जो सेट हो रहा है, मैं सुबह से 400 इसी विषय पर कर चुका हूं। सुन लीजिए एम फैक्टर। आप लोग ये बोल रहे हैं, देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि बंगाल के चुनाव में सर ये ओवैसी ने बोला है, हाँ एम फैक्टर है। चुप करिए ना यार, हो गया पत्रकार, हो गया। सुन लीजिए, इसीलिए वो आज उन्होंने कहा कि हम एम फैक्टर हैं। सुन लोगे टीएमसी। कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? सुन लीजिए, अच्छा लग रहा है? सुन लो, अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो। नफरत के बीच मत वो पत्रकार हो, जिम्मेदारी पूर्ण पत्रकारिता करो, जिम्मेदारी पूर्ण पत्रकारिता करो। पश्चिम बंगाल में एम का मतलब है ममता, एम का मतलब है माँ, एम का मतलब है तो वैसे साहब आपके लिए आए मानुष। ये ममता बनर्जी के द्वारा दिया हुआ नारा। त्यागी जी देख लीजिए, वैसे साहब ममता बनर्जी के लिए गए वहां, ये ममता बनर्जी पर आप मेरे ऊपर क्या लिख रखे हैं? आप स्वयं पुरोहित जी सारे धागे मुसलमान हूं क्या? मैं ममता बनर्जी आपके सामने टीवी पे बोल दीजिए। मैं मुसलमान हूं? रुक जाएं। नहीं, ममता बनर्जी को नहीं, आपने जो ऊपर में लिखा, सुन लीजिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जितना ध्यान अरे रुक जाएं, बोलने दिया मैंने आपको। अब सुने मेरी बात, सुने, अब थोड़ा सुने। जितना ध्यान आप मेरे चैनल पर दे रहे हैं ना, मेरी हेडलाइंस पर दे रहे हैं, जितना, अरे रुक जाएं, एक मिनट रुक जाएं, उतना ध्यान अपनी पार्टी पर दीजिए, उतना ध्यान अपनी पार्टी पर दीजिए, अपनी रणनीति पर दीजिए, ओवैसी साहब पर दीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। हेडलाइन पर ध्यान देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। अगर इतनी आपत्ति है, आप सुन लें, थोड़ा सुन ले। अगर इतनी आपत्ति है तो चलिए कह दीजिए मेरे शो में नहीं चाहिए आपको मुसलमानों का वोट, कह दीजिए। नहीं क्यों कह दे? नहीं कह दीजिए ना। अरे इतनी चिंता हो रही है आपको कि मैंने आपके ऊपर मुस्लिम जिताएंगे लिख दिया है, तो आपको प्रॉब्लम होने लगी, तो कह दीजिए, कहिए ना, कह दीजिए भाई, कह दीजिए। आप नहीं लिखेगी। अरे मैं क्या लिख सकती हूँ, और क्या नहीं लिख सकती हूँ? कम से कम इसका दायरा आप तय ना करें, आप तय ना करें। दिक्कत ये है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि ओवैसी आ गए हैं। एम फैक्टर जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं वो ओवैसी ने कहा है, पूरी जानकारी लेकर आया करें। आवाज डाउन करें पहले, इनकी ये सुनेंगे नहीं, पहले मेरी बात सुने सर। पूरी जानकारी लेकर आया करें, उसके बाद सवाल खड़े किया करें। टीम एम मैंने नहीं कहा, टीम एम कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। अब आपने एम का मतलब ममता बता दिया है, तो मुबारक है आपको, ओवैसी आपके साथ हैं। फिर पूछ लेती हूं इमरान सोलंकी जी से। तो जितनी गौर से हेडलाइन पढ़ते हैं उतनी गौर से खबरें भी पढ़ लिया करें।
सुन लिया करें क्या कहा है ओवैसी ने। जवाब दे इमरान सोलंकी जी। अरे भाई आप एम मतलब ममता की टीम में है क्या? क्लियर कर दीजिए जरा, दिक्कत हो रही है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को समझने में। इनको तकलीफ हो रही है। ममता बनर्जी की टीम, हम ममता बनर्जी की टीम नहीं है, हम अपनी खुद की टीम है। हम लोग आए हैं अपलिफ्टमेंट के लिए, हम लोग आए एम्पावरमेंट के लिए, रोजगार के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ये कुछ नहीं करेंगे हमारी। आप मुझे एक बात बताइए पुरोहित जी, जब वक्फ बोर्ड का बिल आया था, आपके 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं गए थे पार्लियामेंट में? और मेरे त्यागी साहब, आप बीजेपी प्रवक्ता है, आप सही बोल रहे हैं, ये बीजेपी मिली हुई है, आप मिले एक साथ। और एक बात, मेरी और अच्छी बात समझिए सर मेरी, बंगाल में मुसलमानों के हालत बद से बदतर हैं। मुसलमान 30% की आबादी वाले रहने वाले 7% सरकारी नौकरी में भी नहीं है। मुसलमान माइग्रेंट वर्कर्स हैं। इमरान जी एक मिनट, त्यागी जी सुने, एक सेकंड सुन लें, आवाज डाउन करें। इमरान जी पहले त्यागी जी की बात का जवाब देने से पहले पुरोहित जी से तो निकल जाइए। वो अभी एम से नहीं निकल पा रहे हैं बाहर। एम चुभ रहा है, वो बहुत चुभ रहा है, स्क्रीन पर भी चुभ रहा है और आपके नेता के बयानों में भी चुभ रहा है। तो प्लीज एम को क्लियर कर दीजिए। पुरोहित जी 1 मिनट में एम को क्लियर करवा दे रहे हैं। हाँ, एम पार्टी नहीं, हम अपनी पार्टी। अरे टीम एम का मतलब बता दीजिए ना इमरान जी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। टीम एम का मतलब बता दीजिए क्या है? टीम एम का मतलब होता दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक। एम का मतलब चल रहे मतुआ। अच्छा, एम का मतलब मतुआ, ये तो ठीक है। अच्छा, मतुआ है, दलित है, आदिवासी है, सारे लोग हैं। एम से दलित होता है। जब सवाल किया गया, सुन लीजिए इमरान जी प्लीज रुके। एम फॉर दलित होता है क्या? मैं बता रहा हूँ, जवाब आपने बहुत सवाल किया, मैं जवाब दे दूं मैडम? हाँ बोले। सुनिए, असद साहब से जब सवाल किया गया, जिस तरह पुरोहित जी बोल रहे हैं बीजेपी की बी टीम में, बोला आप बीजेपी की बी टीम है, आप सी टीम है, तो हम एम टीम है। उसका एक जवाब असद साहब का था। अरे एम का मतलब ये नहीं होता है कि आप मुसलमानों की टीम है या मस्जिद की टीम है। एम का मतलब ये है, उनका एक लाइटर कंटेक्स्ट में उन्होंने जवाब दिया। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, मैं समझ गई। सुनिए मैडम, एम फॉर मजलिस टीम है। याद आ गया, MIM टीम याद आ गया, मजलिस याद आ गया। चलिए फाइनली याद आ गया, मजलिस याद आ गया। अभी आप मथुरा, दलित पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, अब फाइनली याद आया। चले ठीक, याद तो आ गया। अरे सर दे रहा है दुरुस्त है, याद आ गया। वरना मैं अभी कनेक्शन बिठा रही थी कि एम से कौन सा दलित है। सुन लीजिए ना, एम से कौन सा दलित आता है, मैं कनेक्शन बिठा रही थी, आपने क्लियर कर दिया सर। थैंक यू सो मच, आपने कम से कम क्लियर तो कर दिया। एम फॉर मजलिस, लास्ट में याद तो आ गया आपको। शिवम त्यागी जी, ये लड़ाई देखकर फिर मैं कह रही हूँ, मजा आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा आनंद, एकदम। बस अकेलापन फील हो रहा है कि हमारी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अरे भैया रुक जाओ, बोलने दे, मैं बीच में नहीं बोला। देखिए एक तो बड़ी पता दुविधा क्या है। अरे भैया रुक जाओ भाई, सबकी आवाज डाउन, बोले। देखिए एक तो दुविधा क्या है कि पता है क्या, मैंने आधे घंटे की डिबेट कर दी इस बात को देखते हुए कि एमएच खान बीएसपी की तरफ से होंगे। आजाद भारत और एमएच खान साहब की उम्र में 2-4 साल का ही फर्क है, लेकिन उस उम्र में भी प्रवक्ता चाहिए। मतलब कमाल बात हो गई भाई साहब, एकदम बिल्कुल कमाल बात हो गई। मतलब आमिर जमाई पूरे नहीं पढ़े, कुरैशी जी पूरे नहीं पढ़े, एमएच खान साहब को भी ले आए। अरे गजब हो गया। अब आते हैं संभल पर। अरे रुकिए भाई, देखिए ज्यादा जोर से बोल दिया, खांसी आ गई, धीरे धीरे बोलो भाई। नहीं प्लीज धीरे धीरे बोलो। अरे धीरे धीरे, मुझे फिक्र है, आपकी चिंता हो रही है। अरे भाई अखिलेश, अरे भाई मुझे चिंता, मतलब चिंता भी ना करो। भैया आजाद भारत और एमएच खान की उम्र में 2-4 साल का ही फर्क है, धीरे बोलो। संविधान के ये लो फिर देखो भाई नाराज। हिंदू मुसलमान एक तो इनको बुजुर्ग होने की वजह से मैं इज्जत दे रहा हूँ, ऊपर से बोलने नहीं दे रहे। रोकने ना प्लीज, मैं उनके बीच में नहीं। एमएच खान जी संभल पर जवाब ले लीजिए। संभल पर जवाब चाहिए। अरे रुकिए, संभल पर जवाब, एक सेकंड, संभल पर जवाब, उसके बाद बोलेगा। ये संभल पर बोल रहे हैं, आपने चूंकि मुद्दा उठाया। आपने कहा संभल, आपने कहा कि संभल में कहा गया कि 5-5 लोगों को नहीं, ये पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। अरे पर्सनल नहीं चाहिए। क्या आपकी उम्र आजाद भारत के बराबर नहीं है? 2-4 साल का ही फर्क है कि नहीं है? अरे मैं और पर्सनल क्या? अरे मेरी उम्र जितनी है उतनी है, उसमें नाराजगी क्या है? जा सकते हैं ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा, भगवान, ये म्यूजिकल चेयर खेलना बंद नहीं करते नेता भाई, गजब है। तो रोकिए। आज मैं वहां बैठा हूँ तो समाजवादी पार्टी की बात रखूंगा, जिसमें ठीक है सर, आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, बराबर से हक दिया जाता है। आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं, हम जानते हैं नेता आज कहीं है, कहीं और हो जाएंगे अगले दिन, हम जानते हैं सर, हमें आदत है। शिवम त्यागी जी को शायद आदत नहीं है, तो उनको थोड़ा अटपटा लगा।
अब मैं आ बिल्कुल गया। पर्सनल नहीं होऊंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं आपका आ रही सम्मान हूं करता हूं, ममता मुझे आपकी चिंता है, हाथ जोड़कर साहब आपसे मत कहना बोलिएगा, चाहता हूं वरना कि आपको नहीं बिल्कुल नहीं आपका इतिहास भी करूंगा। जानता हूं। नहीं मैं जानता हूं, आपका इतिहास भी अरे जानता हूं, बिल्कुल कहां ठीक है, से पहले आप? अच्छी बात आप कहां है। थे? राजनीतिक विश्लेषक बन के आते थे। अरे भाई और बोलने क्या तो कर रहे दे थे? यार। बाद में बीजेपी देखिए मैं आप पर ऐसी है गंदी रुक आइडियोलॉजी जाए, आपकी एमएच है। खान जी, देखिए रुक जाए। मैं गलत देखिए बात मत करिए। खान जी। संविधान के हिसाब से अरे रुकिए ना, भारत हाँ। का संविधान जो देखिए, कहता है देखिए, आपने उसके ऐसे हिसाब तार से छेड़ दिए ना समाजवादी जिससे पार्टी हर्ट हो चलती गए है। एमएच खान साहब। और इस देश का सबसे बड़ा नेता आ गई आपकी देखिए, बात, माननीय अखिलेश अरे भाई यादव रुकिए जी ना, बात आ गई, देखिए, बात रुकिए आ ना। गई एमएच खान जी। देखिए, रुकिए अब ना। मुझे आपकी आवाज देखिए, डाउन मैं करवानी पड़ बिल्कुल जाएगी, नहीं, थोड़ा मैं रुक जाए। बिल्कुल आप पर आपने निजी आपत्ति दर्ज करवा ली, अब बोलें शिवम, मैं संभल बिल्कुल पर आप पर बोलें। निजी कमेंट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल आप पे नहीं करूंगा, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़कर आपको यही कहना चाहूंगा कि इस उम्र में जोर से खांसने से भी क्या हो जाता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, प्यार से बात कर लेते ना एक एक करके। थैंक यू। अब आगे आते हैं। इन्होंने कहा कि भाई संभल में 5-5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत, फिर नाराज हो गए भाई। संभल में के लिए क्या मतलब होता है? आप जानबूझ के नाराज मैंने कर रहे हैं क्यों- शिवम। अरे मैं लेकिन अपनी बात तो रख लूं, क्या वो भी तो जरूरत मुझे है? खूब नाराज कर रहे थे, क्या मैंने कुछ क्या कहा? जरूरत है उनकी उम्र की चर्चा करना? रुक तुमसे जाए। ज्यादा बात कर अरे सकता ओ हूं भैया। तुमसे ज्यादा नॉलेज है मुझे। नहीं, नहीं, नहीं। आप पर्सनल क्यों हो रहे अरे हैं? भाई, पर्सनल अरे नहीं सब होगा। कुछ है आपको आप मुझसे पर्सनल ज्यादा। क्यों हो रहे हैं? ओ तभी तो बेटे, मैंने कहा कि बेटे, आपकी उम्र आजाद बेटे, हिंदुस्तान के बराबर है। ओ रुक जाइए पर्सनल प्लीज, हो। बोलने दीजिए ना मुझे। अच्छा Thank ठीक you। है, मैं अब मैं सबकी आगे- आवाज डाउन करवा मैं रही सिर्फ हूँ। एक चीज कहना सिर्फ चाहता हूँ शिवम भैया। बोलेंगे, एक सेकंड Thank रुके, you। मैं Thank सबकी you। आवाज डाउन करवा रही हूँ, सिर्फ शिवम बोलेंगे। मैं एक बात कह देती हूँ शिवम, अगर आपत्ति है एमएच खान जी को कि आप उनकी उम्र की बात मैं ना करें सम्मान तो करता प्लीज हूं। ना करें। ठीक है, नहीं कर रहा हूं। प्लीज ठीक ना है करें, जी। पर्सनल ठीक है ना जी। जाए। एमएच खान जी को 18 साल का युवा ट्रीट किया जाना फिर चाहिए। उम्र पर धन्यवाद। आगे- अब आगे आपने बढ़ो। कहा अब संभल पर आए। 75 से दिक्कत है तो 18 बोल देता हूं। संभल, चलिए ठीक है, संभल, अब आगे संभल। आता हूं। थैंक हाँ। यू। मैं कमाल करते हो तुमको। अरे भाई साहब ये तो बहुत नाराज, दोनों ही जगह खुश नहीं है। बताइए 18 में भी 78 में भी। थैंक यू। आप इनकी 10 सेकंड के लिए आवाज रोक लीजिए, अपनी बात खत्म कर देता अब हूं। बोले, Thank you। जल्दी मैं बोले, सिर्फ एक बंगाल चीज कहना पर। चाहता हूं। एमएच खान जी ने कहा कि जिस तरीके से संभल में खास तौर पर 5-5 लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, क्या वो बिल्कुल ठीक था? एक चीज मुझे बताइए, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, कैलकाटा में, बीरभूम में, वहां पर जब हमें रामनवमी के लिए जुलूस निकालना था, वहां पर कोई दंगे नहीं थे, वहां पर कोई परेशानी नहीं थी। जब दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन का विषय आया और सेम टाइम पर ईद पड़ गई, तो दोनों पर नमाज पढ़ने के लिए कह दिया गया कि आप पहले पढ़ लीजिए और जो विसर्जन है वो 2.5 घंटे से डिले हो सकता है। उसकी आवश्यकता नहीं थी। वहां पर खास तौर पर संभल में स्थितियां ऐसी नहीं थी। और इन्होंने एक चीज और कही कि धर्म के नाम पर राजनीति करती है भाजपा। एक चीज बताइए, मुलायम सिंह यादव ने एक रैली में कह दिया था कि मैंने आपके लिए यानी कि मुसलमानों के लिए हिंदुओं पर, कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी। मैं क्या कर सकता था? और एक रेफरेंस और दे रहा हूं, आए दिन अखिलेश यादव इस देश के पत्रकारों की जाति पूछते रहते हैं। अरे जात बताइए, जात बताइए। एमएच खान की जाति पता है क्या हमें किसी को? नहीं पता। झूठ बोल के जनता को बरगला अरे क्यों रहे हो? भाई साहब, झूठ- ये झूठ- नए झूठ नए मत प्रवक्ता, बोलिए। पुरानी उम्र में नए नए प्रवक्ता जो बने हैं, अब आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है आप अच्छा बोलते हो। तो जो कहिए सजा ये भुगतने देखिए को भाई, तैयार। गजब हो गया। एमएच खान जी, रुक जाए, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं सर? नमाज भी नहीं पढ़ते इतना लोग। गुस्सा अखिलेश क्यों जी हो रहा ये है? क्या मत कर दिया आपने? बताइए। मत आप पे पहले मुस्लिम प्रवक्ता कम थे क्या कि अब इस उम्र में भी इनको अच्छा रुक जाए, दौड़ा फिर रहे हैं? उम्र बताइए। में उचित ईश्वर नहीं त्यागी है। जी, मैं बार-बार कह रही हूँ भाई, जिस बात से आपत्ति है उस बात को छोड़ क्योंकि देते वो बोलने नहीं दे रहे मुझे। अच्छा, मैं क्या आवाज करूं? डाउन रखें एक मिनट एमएच खान की। एक्चुअली आपकी बात आ गई, आपने कोलकाता का जिक्र कर दिया, मुर्शिदाबाद का जिक्र कर दिया, आपने कहा कि वहां रामनवमी पर जुलूस नहीं निकालने देते हैं। इस पर पुरोहित जी आप जवाब देना चाहेंगे या अभी भी हेडलाइन नहीं, वो से तो आपकी देना ही नजर नहीं नहीं चाह हटी है? फिर आ रही हूँ ममिता जी, आ रही हूँ। और आनंद जी वो तो आपके पास। टेंपल मॉस्क पार्टी हो गए। के अंदर में कोई व्यवस्था की गड़बड़ी होती है, उसके लिए अगर नहीं। कोई प्रभारी अगर परमिशन नहीं दिया है, कोई ना 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 चावल के एक बस्ते में राज्य दो में चार लगातार कंटेनर हो जाएंगे। नहीं, तो एक राज्य में लगातार 27 प्रोसेशन यानी कि 27 शोभ यात्राओं को लगातार परमिशन की जरूरत कोर्ट से क्यों है भाई? 11 साल पहले नहीं, क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझकर अपील किया जा रहा है मुसलमानों को। उनकी उम्र के बारे में अगर आपने बात की, अरे मुझे चिंता है भाई उनकी, देश के मुझे चिंता है उनकी उम्र 75 साल है। आप भी कल अरे चिंता है मुझे उनकी। हाँ तो आप मेरी चिंता करना, फिर कोई बात नहीं। मगर इस तरह से किसी की उम्र को लेकर आप बयान देंगे कि आपको खांसी से आपका कुछ हो जाएगा, अरे चिंता है भाई, चिंता है मुझे। उम्र होगी आपकी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह हिंदू धर्म और सनातन धर्म तो कतई नहीं सिखाता है, बड़ों का सम्मान करना सिखाता है। आप बड़ों का अपमान कर रहे हैं। अभी आप सत्ता में टेंपल से शुरू हुए सनातन और हिंदू धर्म पर आ गए। नहीं वैसे देख रहे हैं अनंत जी, आप देख रहे हैं सनातन पर भाषण दे रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता बदल गया, सब कुछ लग रहा है वोट चला गया। ये सुन लीजिए, ये एम एम कॉम्बिनेशन इधर उधर होता हुआ नजर आ रहा है। ये नहीं सनातन बता रहे हैं हमें, जिन्होंने अपने राज्य में 10 साल में पूजा नहीं होने दी, वो हमें सनातन बता रहे हैं। गजब बात हो गई भाई। कांग्रेस का एक नेता आपके पास गया है, संतोष पाठक, जो AICC का मेंबर था, नाराज नहीं होना, उसको नाराज नहीं होना है, नाराज नहीं होना है। बंगाल में अब पूजा भी होगी, यात्राएं भी होंगी, सब कुछ शांति से होगा और उसके लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, कुछ दिन और
अरे भाई आखिरी यहाँ बस तो कुछ दिन और। यहाँ तो इसके कम से कम अलावा बैटलफील्ड ना आपकी बनाए, यहाँ बात तो अपने को मुद्दों पर बात क्लैरिटी से रख दें, एक दूसरे के बीच में ना बोलें। आपने कहा आपकी बात आ गई स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की कई जगह पर ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से परमिशन नहीं दी जाती, लेकिन हर बार ऐसा हो तो फिर आपकी सरकार पर, प्रशासन पर सवाल उठेंगे। पुरोहित जी सुने, हर बार ऐसा होगा तो आपकी सरकार पर और प्रशासन पर सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर उसके लिए तैयार रहिए ना कि ऐसा क्या है कि सरकार को नहीं पता चल पाता, बार बार कोर्ट जाना पड़ता है। अनंत विजय जी, अनंत विजय जी क्या करें भाई पुरोहित प्राची जी, हाँ। प्राची जी, मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज आपके शो में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये स्वीकार कर लिया कि उनकी पार्टी अपीजमेंट के लिए वहां गई है। आप लोग उसको ध्यान दीजिए, आज आपके शो में बहुत कमाल की चीजें हो रही हैं भाई। वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का आइडेंटिटी बदल गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि वो अपीजमेंट के लिए बंगाल गए हैं, और स्वयं पुरोहित जी कह रहे हैं एम पर आपत्ति है। तो ये कमाल की बात है। और एमएच खान साहब, मैं तो जानता हूं कि शिवम त्यागी जी ने आपकी इज्जत की है सर। उन्होंने कहा कि आप आजाद भारत में पैदा हुए हैं सर। इससे बड़ा इज्जत अफजाई क्या हो सकती है किसी भी व्यक्ति के लिए कि आप आजाद भारत के नागरिक हैं। और उन्होंने राष्ट्र से आपकी तुलना की, नाराज मत होइए सर। आप ठीक है नए प्रवक्ता बने, आपको अपनी स्वामी भक्ति साबित करनी है, लेकिन अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उस प्रशंसा को स्वीकार करिए, बड़ा दिल दिखाइए। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। मुझे तो कोई कहे कि तुम आजाद भारत में पैदा हुए तो मैं इसको स्वीकार करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस आजाद देश का नागरिक माना है। तो इसलिए नाराज मत होइए। नाराज होने के और कारण हैं, उन कारणों पर जाइए। बिना मतलब आज आपने बहुत डिबेट को डिस्टर्ब किया खान साहब, और आपका जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर डेब्यू था, मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहा। इस पर विचार करिएगा। कृपया अनुराग भदौरिया की लाइन पे ना जाइए सर। जवाब दे दीजिए एमएच खान जी। आ रही हो फिर ममिता जी? नहीं आनंद जी तो नहीं आनंद जी, ये जो आनंद नाग जी है, इन्होंने तो भाजपा का बैटिंग करने का ठेका ले रखा है। अनंत विजय, आनंद भदौरिया कौन से खराब बोलते हैं? नहीं आनंद भदौरिया जी कौन से खराब बोलते हैं? क्या मतलब आप मुझे नहीं भदौरिया जी बहुत शानदार बोलते हैं, उनसे आज तक तो आप ही परेशान थे। आप संविधान पे क्यों नहीं बात करते? जब तक बीएसपी में थे, जब तक एमएच खान साहब परेशान थे उनसे, आप कह रहे हैं वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं करेंगे नौकरी पे ऊपर, आप नौकरी पे बहस करिए, आप नौकरी पे बहस करिए, आप महंगाई पे बहस करिए। अब एक चीज बताइए, कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बंगाल के मुसलमानों को नौकरी मिली, न कपड़ा मिला, न खाना मिला, न इस उनका पर नहीं जीवन कर रहे हो स्तर हुआ, न आप। आपको शिक्षा मिली। देखिए, आपको आनंद तो आप लोगों को जी परेशानी राज्यसभा हो रही नहीं है। मिलेगी, चाहे जितना चीखम चिल्ली कर लो, बीजेपी राज्यसभा नहीं, वैसे तो नौकरी भी इस उम्र में नहीं मिलती। ना हो, आपको राज्यसभा नहीं भेजेगी। चले ठीक है, आपको आज नहीं, एक दूसरे इसी उम्र में तो भेजा आपने भी। चले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुन लीजिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जितने भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको एक दूसरे की बड़ी चिंता है, बड़ी चिंता है। राजनीतिक दल अलग अलग है, प्रोफेशनल अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे की चिंता है भाई। मानवता जिंदा है, अभी दिख रहा है मुझे। एमएच खान जी आपको भी चिंता है अनंत विजय जी की बहुत ज्यादा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होते तो कहते सब मिले हुए हैं जी। बोले ममिता जी, फिर आ रही इमरान जी। ममिता जी बोले। ये मैं अभी सिर्फ एम फॉर मोमिता, ओके, नो वन एल्स प्लीज, अनइंटरप्टेड। यस, सो अभी क्या है कि प्राची, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे आज तक जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी आई हैं गई हैं, हिंदुओं के लिए कोई भी पार्टी बात नहीं की। मुझे तो ये सवाल आता है हमेशा कि हिंदू समुदाय, क्या उनकी कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? उनके जो बच्चे होते हैं उसका कोई सोशल सिक्योरिटी या कोई सब्सिडीज की जरूरत नहीं होता है। वो मेजर मुख्यमंत्री, अरे भैया फिर से आप शुरू हो गए। दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत क्या है? खतरे में आ गई। एक सेकेंड ना, नेहरू भी हिंदू ही थे ना। नेहरू जी ने एक आवाज डाउन रखें। सिर्फ ममिता बोले। एम फॉर ममिता वो क्लियर कर चुकी हैं। एम फॉर ममिता, एम फॉर एमएच खान भी है, लेकिन रुक जाए थोड़ा। एम फॉर ममिता बोलना है, बोले। हाँ, अभी उम्र में जो छोटे है उसका भी तो आपको लिहाज करना चाहिए, उसको भी इज्जत देना चाहिए, है ना? तभी तो हम जाके आपको सम्मान करेंगे, आपसे ही तो सीखेंगे। तो प्लीज अब चुपचाप अभी सुनिए थोड़ी देर के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अभी देखिए क्या है कि हिंदू समुदाय के लिए सोचना भी जरूरी है, क्योंकि प्राची आज तक एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू के लिए कभी नहीं सोचा, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी को किसी ने वोट बैंक के हिसाब से कंसिडर ही नहीं किया। सब लोगों ने मुसलमान के लिए सोचा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
पर हिंदू समुदाय को भी कुछ चीजें चाहिए होता है, उनका भी बात दिमाग में रखना है। नहीं तो नेहरू जी की एक बात मुझे अभी याद आ गई, उन्होंने जब सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन हुआ था तो तब तक उस टाइम के जो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को जाने के लिए रोका गया था। उन्होंने बोला था कि अगर वो ना जाए तो ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। ये क्या उचित था? ये एक सही काम तो नहीं था। वो हिंदुओं का कुछ इवेंट था उसमें, तो ये सब बातें क्यों ये लोग बोलते नहीं है? ठीक है, यानी खुलकर सबने अपने अपने पक्ष, अपने अपने वोट बैंक को चुन लिया है और अब उसी को टारगेट करके नए नए नैरेटिव बुने जा रहे हैं। बिहार की मोटी पिक्चर अभी यही नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।